बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता है। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून और वारिस अकेडमी आपका अपना चैनल, आपका अपना प्रोग्राम है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को दावत दीजिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त आपको जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। नाजरीन, हमने सिलसिला शुरू कर रखा है मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को इन डिटेल स्टडी करने का और मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 21 तक हम स्टडी कर चुके हैं। आज के एपिसोड में हम सेक्शन 22 से आगाज़ करेंगे और हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशंस, वो अल्फाज जिनकी डेफिनेशन यहाँ पे जो दी गई हैं वो पूरे पीपीसी के अंदर उन्हीं अल्फाज में उसी अंदाज में तसव्वुर की जाएंगी, अंडरस्टूड की जाएंगी। नाज़रीन, मेरा मुतमईन नज़र ये है कि मेरे आने वाले यंग लायर्स जो हैं, छोटे बहन भाई हैं, और उसके अलावा आम पब्लिक जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो और उनको भी पता चले कि कानून क्या है और उसकी मंशा क्या है, कौन सा फ़ेल हम इस सोसाइटी में रहते हुए करेंगे जो क्राइम या जुर्म की डेफिनेशन में आएगा और उसके लिए पीपीसी में सज़ा क्या मौजूद है। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, अभी हम डेफिनेशन की हद तक स्टडी कर रहे हैं, तो चलते हैं सेक्शन 22 ऑफ पीपीसी, जहाँ पे एक लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। The words movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to be the earth। नाज़रीन, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की एक ऐसी डेफिनेशन है जो हर कानून की किताब के शुरू में बताई जाती है और पीपीसी में भी ये बताया गया, जिसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन या ज़मीन के साथ परमानेंटली बंधी हुई चीज़, जुड़ी हुई चीज़, जो ज़मीन के साथ, जैसा कि ये बिल्डिंग है, ज़मीन के साथ ये परमानेंटली बंधी हुई है, जुड़ी हुई है, पिवस्ता है बिल्डिंग, और इसके साथ परमानेंटली बांधी हुई वो चीज़ें जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, वो सारी गैर मनकूला हैं। और ऐसी जो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सके उसको हम मूवेबल या मनकूला जायदाद कहते हैं। उसके बाद नाज़रीन, सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन कहा गया। रॉन्गफुल गेन इज़ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली इंटाइटल। एक शख्स जो किसी जायदाद के में से फ़ायदे को हासिल कर रहा है उसको वो कानूनन हासिल करने का जो हकदार नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से किसी जायदाद से अगर फ़ायदा हासिल करेगा तो उसको हम कहेंगे कि उसने रॉन्गफुली गेन किया है। और रॉन्गफुली लॉस सेम उसके उलट है। रॉन्गफुल लॉस इज़ द लॉस बाय अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज़ लीगली इंटाइटल्ड। कि जो शख्स उस हक़ को, उस फ़ायदे को हासिल करने का कानूनन हकदार था, उस शख्स से वो ज़बरदस्ती वो चीज़ गैर कानूनी तरीके से छीन ली जाती है, हासिल कर ली जाती है, तो उसका ऐसे हासिल करना, उससे जो छिन जाना, वो रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। Gaining wrongfully and losing wrongfully, a person is said to gaining wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। एक शख्स wrongfully gain करता है किसी जायदाद से तो वो wrongfully gaining है, उसका हासिल करना wrongfully है, और जो लॉस कर रहा है वो wrongfully losing है। आगे चलते हैं नाजरीन, लफ्ज़ है सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। जो कोई भी शख्स कोई ऐसी नीयत के साथ कोई ऐसा फेल करता है जिसकी वजह से वो वजह बन जाता है wrongfully गेन का और wrongfully लॉस का दूसरे शख्स को, तो कहा जाएगा कि उसका ऐसा करना जो है वो डिसऑनेस्टली होगा, यानी वो बददियांती पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद नाज़रीन, सेक्शन 25 में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फ्रॉडलेंटली, फ़रेबाना। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडलेंटली इफ़ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। एक शख्स कोई ऐसा फेल करता है जो किसी दूसरे शख्स को डिफ्रॉड करना चाहता है, किसी दूसरे शख्स के साथ फ्रॉड करना चाहता है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहता, तो कहा जाएगा कि उसने ऐसा फेल जो है वो फ्रॉडलेंटली किया है, फ़रेबाना अंदाज में किया है। नाज़रीन, सेक्शन 26 में एक लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया गया, रीज़न टू बिलीव।
अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशेंट काज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। किसी चीज़ के बारे में किसी शख्स को सफिशेंट काज मौजूद है, सफिशेंट रीज़न मौजूद है कि वो समझ रहा है, उसके पास माकूल दलील मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये माउस है तो मेरे इल्म में मौजूद है कि ये माउस है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और मेरे पास अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, रीज़नेबल दलील मौजूद है, तो कहा जाएगा कि मेरे पास रीज़न टू बिलीव है, मेरे पास यकीन करने की माकूल वजह है। तो ये लफ्ज़ रीज़न टू बिलीव था। और सेक्शन 27 में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। व्हेन प्रॉपर्टी इज़ इन पोजेशन ऑफ अ पर्सन's वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ इन दैट पर्सन's पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। इस ज़ाब्ते में ये बात कह दिया गया, ये बात बता दी गई कि कोई जायदाद अगर किसी शख्स के नौकर के पास है, उसके क्लर्क के पास है या उसकी वाइफ के पास है, उसके बिहाफ पे, तो ये तसव्वुर कर लिया जाएगा कि वो जायदाद उसी के ही कब्ज़े में है। वो नहीं कह सकता कि ये जायदाद मेरे कब्ज़े में नहीं है। वो इसलिए कि क्लर्क के पास कब्ज़ा, मुलाज़िम के पास कब्ज़ा या बीवी के पास कब्ज़ा दरअसल इस कानून के मुताबिक और सेक्शन 27 के मुताबिक उसी शख्स का कब्ज़ा ही तसव्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा गया पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरली ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज़ अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। नाज़रीन, अगर कोई शख्स मुलाज़म रखा गया या क्लर्क रखा गया फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर स्पेसिफिक पीरियड, फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, और उसी पर्पज़ के हवाले से अगर किसी चीज़ का कब्ज़ा उसके पास है, तो इस सेक्शन के मुताबिक वो उसका क्लर्क कहलाएगा, वो उसका सर्वेंट कहलाएगा और वो कब्ज़ा उसी का अपना कब्ज़ा जो है वही तसव्वुर होगा। और सेक्शन 28 में नाज़रीन लफ्ज़ है काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु काजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस or to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. Counterfeit mean नाज़रीन मुशाबा चीज़ का रखना, जालसाजी करना, जिस तरह के एक जाली नोट, जाली सिक्के, जाली करेंसी का तैयार करना, किसी चीज़ को रिजेंबल करते हुए सेम उसी तरह की चीज़ को बनाना, तो वो है काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट, कहा जाएगा कि किसी शख्स ने काउंटरफीट का इर्तिकाब किया है। हु काजेस, जो वजह बनता है, वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, कि एक शख्स वजह बनता है किसी एक चीज़ को रिजेंबल करने का, मुशाबा बनाने का किसी दूसरी चीज़ के साथ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस बुक की या इस घड़ी के मुतबादल मुशाबा एक और चीज़ उसी तरह की बना डाली, तो काउंटरफीट का इर्तिकाब किया। नियत क्या होनी चाहिए? डिसेप्शन हो, कंटिन्यूसली कोई शख्स डिसेप्शन का इर्तिकाब करता चला जाए। और नोइंग टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस, यानी एक शख्स किसी चीज़ के मुशाबा कोई चीज़ तैयार करता है जिसका मकसद है कि इससे वो शख्स, कोई शख्स धोखा खाए और उसको इल्म है कि ऐसा करने से लोग धोखा खाते चले जाएंगे, तो उसका ये फेल जो है वो काउंटरफीटिंग कहलाएगा। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कहा गया इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की जो चीज़ बनाई है वो एग्जैक्ट उसी तरह की हो, बस रिजेंबलेंस होनी चाहिए। और नंबर 2 में कहा गया, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, व्हेन अ पर्सन काजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, इट शैल बी परस्यूम्ड अनटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception will thereby be practiced। नाज़रीन, इसमें यह कहा गया कि जब एक शख्स वजह बनता है एक चीज़ को रिजेंबल करने का किसी दूसरी चीज़ के साथ और उसकी ये रिजेंबलिंग इस तरह से हो कि उससे धोखा हो जाए, धोखा देने के काबिल हो, तो ये तसव्वुर कर लिया जाएगा कि उसने ये जो चीज़ बनाई है वो दरअसल धोखा देने की गरज से ही बनाई है। नाज़रीन, सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। द वर्ड्स डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। नाज़रीन, लफ्ज़ दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट से मुराद हम लेते हैं कि ये कागजात के सफ़ात हैं, नहीं नाज़रीन। डॉक्यूमेंट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कानून की ज़बान में और PPC की सेक्शन 29 में, उसमें यह कहा गया कि डॉक्यूमेंट से मुराद है कोई भी ऐसा मवाद,
एक्सप्रेस हो, वाजे हो, और डिस्क्राइब या बयान किया गया हो अपॉन एनी सबस्टांस, किसी भी मवाद के ऊपर, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स में, फिगर्स में, या निशानात में, या इन तीनों में से किसी एक या दो तरीक़ों से वो ज़ाहिर किया गया हो। इंटेंडेड टू बी यूज, नीयत सिर्फ ये हो कि ये इस्तेमाल होगा, और विच में भी यूज, या वो इस्तेमाल हो सकता है, किस लिए, फॉर एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, कि उस एविडेंस की, उस मैटर की एविडेंस के तौर पे पेश हो। यानी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर फिगर के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, निशानात के ज़रिए, या इन तीनों में से किसी एक या दो तरीक़ों से कोई भी चीज़ तहरीर हो, कोई भी चीज़ ज़ाहिर हो जिसका मकसद बतौर एविडेंस पेश किया जाना हो या वो पेश हो सकती हो, उस मवाद को हम डॉक्यूमेंट समझेंगे, दस्तावेज समझेंगे। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कहा गया, इट इज़ इमैटीरियल व व्हाट मीन और अपॉन व्हाट सबस्टांस द लेटर्स, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किस चीज़ के ऊपर था, वो पत्तों पे हो सकता है, वो पत्थरों पे हो सकता है, वो लोहे पे हो सकता है, वो पेपर पे हो सकता है, वो एक कपड़े के ऊपर हो सकता है, किसी भी मवाद के ऊपर ज़रूरी नहीं कि वो मवाद क्या हो और किस तरह के अल्फाज हों, किस तरह के निशानात हों। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए ये भी ज़हन में हो कि हमने इसको बतौर एविडेंस पेश करना है या नहीं करना। हाँ, अलबत्ता अगर ज़रूरत पड़े तो वो बतौर एविडेंस पेश हो सकता हो, तो वो लफ्ज़ जो है वो डॉक्यूमेंट जो है उसको उस मवाद को हम डॉक्यूमेंट का नाम देंगे। और नाजरीन आगे है, इट इज़ इमैटीरियल बट व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सबस्टांस द लेटर, ये आपने पढ़ लिया। और उसके बाद है व्हाट इज़ whatever is expressed by means of letter, figure or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed or by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। हमने अक्सर देखा कि बड़े बड़े मर्चेंट्स ने, बड़ी बड़ी दुकानों ने, बड़े बड़े इदारों ने कुछ निशानात जो हैं वो बना रखे होते हैं अपनी पहचान के लिए। तो नाज़रीन वो भी इसी सेक्शन में फ़ाल करेंगे, उनके निशानात भी बतौर डॉक्यूमेंट जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो नाज़रीन उसके बाद लफ्ज़ है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। The words valuable security denote a document which is or purports to be a document, whatever any legal right is created, extended, transferred, registered, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he is lies under legal liability or has not a certain legal right। नाज़रीन valuable सिक्योरिटी से मुराद ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी शख्स को के कानूनी हकूक़ को तख्लीक किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, रोका जाता है, ख़त्म किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, या इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है कि आज से किसी की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, किसी का हक ख़त्म हो गया। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। और नाज़रीन सेक्शन 31 में लफ्ज़ है अ विल। द वर्ड अ विल डिनोट एन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल से मुराद वसीयतनामा है। और 32 में कहा गया वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन इन एवरी पार्ट ऑफ द code except where a contrary intention appears from the context। words which refer to acts done extend also to illegal omission। ऐसे अल्फाज जो हम एक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे अल्टीमेटली वो ओमिशन के लिए भी इस्तेमाल होंगे। और एक्ट और ओमिशन को बताया गया द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। अगर एक लफ्ज़ एक्ट इस्तेमाल हुआ और आगे जाके हम उसको, जैसे हमने कहा कि सीगा वाहद को हम जमा समझेंगे, अगर लफ्ज़ एक्ट इस्तेमाल हुआ तो उसको हम बहुत सारे अफ़ाल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लफ्ज़ ओमिशन सिंगल अगर यूज़ हुआ तो बहुत सारी ओमिशंस यानी तर्क अफ़ाल के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन आज तक के लिए हमने जो पढ़ा मुख्तलिफ़ अल्फाज के मानी हमने पढ़ने की कोशिश की। नाज़रीन इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम सेक्शन 34 जिसमें एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ के तालिब इल्म हैं उनके लिए पहला क्वेश्चन है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, हम उसको इंशाअल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें बेहतर तरीके से कानून की तालीम को पढ़ने और समझने की तौफीक दे और मेरी इस कावश को अल्लाह कबूल करे जो मैंने सदका जारिया समझकर अपने आने वाले न्यू कमर लॉयर्स के लिए और आम आवाम के लिए शुरू कर रखा है कि कानून को आसान तरीन और आसान फ़हम ज़बान में आप तक पहुँचा सकूँ ताकि आपको अपने हक़ूक़ व फ़राइज़ का पता चल सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अब तक के लिए अपने
मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।